अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आपको गोश गुजार हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, किसी एक जगह पे बैठ जा भाई, सेटल हो जा। बैठ जाओ मेरे बच्चों, सेटल हो जाओ सब। उस्मा ये खुद सेट हो जाएगा सर जी। कहा ये लंबे लंबे मैसेजेस बेटा क्लास में नहीं पढ़े जा सकते, डेली चलना चाहिए, डेली चलना चाहिए। ठीक है मेरा भाई चरसी भाई, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, क्लास के एंड पे सारे मसले मसाइल का जवाब देता हूँ, ठीक है, जो स्पेसिफिक मसले मसाइल। जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। बिल्कुल देनी चाहिए मुनीब। सोहेल सेट हो जाएगा थोड़ी देर में ही। आयशा मैं जवाब दे रहा हूं मेरा बच्चा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो जी, अब मैं आपसे अटेंशन डिमांड करूंगा। वापस आ बैठ जा बेटा, सेटल हो जाओ। अच्छा जी प्यारे भाई, शुरू करने जा रहे हैं सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नोट लेते जाओ बेटा, उससे फिर दोबारा इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो अगर प्रीमियम समझ आ रहा है उसी से करते जाओ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ज़रा देख लेते हैं कि इसमें हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, कितने घंटे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, इसको पढ़ना किस तरीके से, ये सारी चीज़ें एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा जी, इस वीडियो में हमने बहुत सारी, इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। मैं KPMG में था, छोटा था, फिर मैं बड़ा हुआ, क्वालिफाई हो गया, फिर मैं UBL गया, फिर मैं आरिफ हबीब गया, फिर मैं पिकिक गया, ठीक है जी। फिर मैंने CA भी किया, फिर मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। एक क्वालिफ़िकेशन थी CIMA, ये मैंने इसलिए सिर्फ शुरू की थी कि इसमें कॉस्टिंग था, हर सब्जेक्ट में कॉस्टिंग थी। इसके कॉस्ट, इसका नाम है कॉस्ट, ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो ये मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है प्योरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। एक ज़माने में मैं बड़े हैफेज़ेड तरीके से जो है वो क्वालिफ़िकेशंस ले रहा था। CA के साथ सिमा कर रहा था, जैसे ही CA क्वालिफाई हुआ CFA शुरू कर दिया, FRM शुरू कर दिया, तो मैं अपना नाम लिखता था, नीचे ये लाइन से क्वालिफ़िकेशन आ रही है। अच्छा, मैं समझता था ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहीं जाऊँगा लोग इम्प्रेस होंगे कि यार इतना पढ़ा लिखा बंदा है भाई। तो एक जगह मैं इंटरव्यू दे रहा था और मैं UBL से मूव कर रहा था। UBL में मैं एक बड़ी पोजीशन पे था, तो मैं मूव कर रहा था दूसरी जगह पे। तो जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया वो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव था। उसने कहा मैं आपको नहीं रखूँगा। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया, इतना ज़बरदस्त वक्त से क्वालिफाई हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें भी। उसने कहा इसीलिए नहीं रखूँगा, तुम एक्सट्रीमली मिसडायरेक्टेड इंसान हो। तुमने एक क्वालिफिकेशन अकाउंटिंग में ले ली, दूसरी तुमने कॉस्टिंग में ले ली, तीसरी तुमने फाइनेंस में ले ली, चौथी तुम रिस्क मैनेजमेंट में चलेगा। तुमने करना क्या ज़िंदगी में, तुम डिग्री हंटर हो। मैंने कहा नहीं सर मुझे सीखने का शौक। उसने कहा नहीं, ये ड्रामेबाजी है, तुम डिग्री हंटर हो। रिजेक्ट कर दिया उसने मुझे। खैर मैं कुछ टाइम जॉब करता रहा दूसरी जगहों पे, और मैं खुद सोचने लग गया कि मैंने क्यों किया इतना सब कुछ। अल्लाह ने मुझे टीचर बनाना था, इसलिए किया मैंने सब कुछ, ठीक है जी। मैं आज समझता हूँ कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे खचल ख्वार कर रहे होते हैं कई जगहों पे, क्योंकि आपको अल्लाह ने आगे उससे किसी चीज़ से जोड़ना होता है, ऐसा। तो ये रीज़न था भाई।
अदरवाइज़ अगर किसी सेन इंसान को चीज़ें दिखाओगे ना, वो आपसे कहेगा यार ये क्या किया इसने यार। या तो अकाउंटिंग का हो जाए पूरा पूरा, सीए कर ले, ICAW देख ले चलो, ताकि मोबिलिटी बढ़ जाए इंटरनेशनली, या सीए के साथ चलो CFA कर लिया, एक समझ आता है। तो ये आप नहीं करना ज़िंदगी में। फजूल काम, आप पढ़ो, चीज़ें पढ़ो, डिग्री के पीछे नहीं भागो। इसलिए नहीं पढ़ोगे, आपने क्या करना है, ये सोचो कि मेरे नाम से बड़ा नीचे मेरा डेजिग्नेशन आ रहा हो, अहमद रज़ा मीर FCA, FCMA, फलाना फलाना, नहीं, इससे लोग इम्प्रेस नहीं होते। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसके नाम के नीचे 500 चीज़ें आ रही हैं, और लेकिन वो बेकार इलाज करता है। दूसरे के नाम के नीचे सिर्फ क्या आ रहा है, MBBS। उससे भी अच्छा एक इलाज करता है, वो कंपाउंडर है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, पूरे CA सिलेबस में एक ही कॉस्टिंग का पेपर है, दूसरा नहीं है। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ही पेपर है। इससे पहले पास में चले जाओ तो 2 पेपर हुआ करते थे हमारे, एक जो है वो कैफ लेवल पर होता था और एक CFAB लेवल पर होता था। CFAB वाला पेपर ख़त्म कर दिया गया, अब सिर्फ कैफ लेवल पे आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है। तो एक ही पर्चा, इसी में बेसिक्स भी पढ़नी है और इसी में थोड़ी सी चीज़ें एडवांस भी। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए पर्चा नाइटमेयर होगा, उनकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी इस पर्चे की वजह से। वो कहेंगे यार नहीं आ रहा समझ में। ये वो लोग होते हैं जिनकी बचपन में ना मैथ्स बहुत वीक होती है, वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, मैथ्स का मतलब मैं आपको समझाऊं, मुझे वो वाली मैथ्स नहीं चाहिए, वो डेरिवेटिव्स वाली और मैट्रिसेस वाली और साइमल्टेनियस इक्वेशन और वो पता नहीं फ्रैक्शन, नहीं, कोई इस तरह की मैथ्स, बेसिक अर्थमेटिक्स, जिसमें मैं आपको कहूँ कि यार अगर एक चीज़ आपने 2 रुपये की ख़रीदी है तो उसको कितने में बेचना चाहिए, कम से कम 2 रुपये से ज़्यादा में बेचना चाहिए। सवाब इसका ही होना चाहिए ना, आप तो जितने में बेचें तो आपका फ़ायदा है, लेकिन 2 रुपये से कम में नहीं बेचनी चाहिए, ऐसा। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ जनाब, मेरे पास से मिसाल के तौर पर 1 घंटा है, 1 घंटे के लिए मैं फ्री हूँ, उसमें एक ऐसा काम कर सकता हूँ जिसमें मैं 50 रुपये कमा लूँ, और एक ऐसा काम कर सकता हूँ जिसमें मैं 80 रुपये कमा लूँ। तो वो घंटा कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ 80 रुपये मिल जाए, ऐसा है ना, बेसिक बात है नहीं। लेकिन जब मैं इसको अंग्रेजी में लिख के दूंगा ना, हो फिर आप सोचते रहेंगे पता नहीं क्या लिखा है। ये होता है प्रॉब्लम कॉस्टिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लोगों का, कि वो एक बेसिक प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, समझ गए तो फिर उसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पाते। तो जिसकी मैथ्स रीजनेबल हद तक भी अच्छी है, चीज़ें उसको सोचना आती हैं, ये सब्जेक्ट उसको आराम से समझ आ जाएगा, दिमाग मैं बना दूंगा आपका, उस पर चीज़ें कैपिटलाइज करना आपका काम होगा। प्रैक्टिस के लिए आपने देखनी होंगी चीज़ें, लेकिन कॉन्सेप्ट में आपको ऐसे क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि आपको सोचना आ जाएगा कि यार एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए चीज़ों को सोचा कैसे जाता है, ये आप समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला आपको। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसके लिए प्री रिक्विजिट रखी है, 1 मस्ट बी गुड एट नंबर्स। नंबर से दोस्ती है तो ठीक है, ठीक है जी। इसके लिए आपको FAR1 पढ़ा हुआ, इंट्रो पढ़ा हुआ और ये और वो नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। एक बंदा जो रोड पे चल रहा है ना, उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान समझ आती है और उसको बेसिक मैथ्स आती है, उसको यहाँ ला के बिठा दें, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आराम से समझ लेगा, पेपर भी पास कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर पास रिज़ल्ट्स कुछ इस तरह रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है ना वो लगभग 35% से 38% के बीच में रहता है। मैंने आपको बताया भी कि देखिए, अभी इससे पहले हम BIA का सिलेबस चेक कर रहे थे, उसमें लगातार 50, 45, 48, इसमें भी आपको ये 55% वाली अटैम्प्ट नज़र आएगी, 48% वाली अटैम्प्ट नज़र आएगी, लेकिन कैसे, इक्का दुक्का। ठीक है जी। लेकिन अगर आप ओवरऑल एवरेज रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज रिजल्ट तकरीबन 37-38% बनता है, विच इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट। प्रोफेशनल एग्ज़ाम में, पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में, और जिस तरह का बैकग्राउंड हमारे स्टूडेंट लेकर आते हैं, मैं भी इसी तरह आया था, इस तरह के मामलात में रहते हुए ना, ये 37-38% इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट। मार्च 24 में पर्चा आया, हिला के रख दिया उसने स्टूडेंट्स को। उसमें गलतियां भी थी कुछ, यानी कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी जो पेपर में सिलेबस में ही नहीं थी। ठीक है जी, और आ गई वो, उसने हिला जुला के रख दिया लोगों को। उसका रिजल्ट आप चेक करें कितना है, 40%। मेरे लिए एज ए टीचर ना, ये मेरी लर्निंग में इजाफा होता गया। क्यों?
लोग ये कहते हैं कि यार मेरा पूरा सवाल अच्छा हो गया, सही हो गया। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काउंट नहीं करता। आपने स्टेप्स भी रीजनेबल हद तक सही कर लिए ना, आप पेपर निकाल लेते हो। एक बच्चा हमारे यहाँ क्लास में बैठा था और उसने 62 या 63 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया था। ये भी रिसेंटली आकाश का असिस्टेंट भी था वो, और वो पास हो गया पेपर में। तो मैं आपको इतना बता दूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपने रीजनेबल हद तक भी अच्छा कर लिया ना तो चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इस रिजल्ट को देख के क्या लग रहा है, पेपर मुश्किल है आसान है? कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों के लिए ये रीजनेबल है। हाँ, बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान सीए में कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, हमारे सिलेबस में इफ़ेक्टिवली 3 पार्ट्स हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, इसके मार्क्स हैं तकरीबन 35 से 45। सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पेपर का यही है, कोर्स का यही है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। ठीक है जी। और इसके मार्क्स कितने, 35 से 45। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप इसको लिख लेना अपने पास, ताकि आपके पास ये मौजूद हो। सर हमारे पास इसमें तकरीबन 8 टॉपिक्स हैं। ठीक है जी। जॉब कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। आप इसमें देखें कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 एरिया ऐसे हैं कि इसमें 8 नंबर से ज़्यादा टेस्ट नहीं हो सकता। ये टॉपिक 8 नंबर के लिए टेस्ट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा है। लेकिन एक अटेम्प्ट में लेबर का सवाल आ गया 16 नंबर का। अब बच्चा परेशान, यार ये तो बेईमानी हो गई, ये तो 8 नंबर का सवाल होता है। उसने डिसीजन मेकिंग के साथ लेबर को मिलाया और सवाल पूछ लिया। तो याद रखिएगा, कोई टॉपिक आप छोड़ के मत जाना ये सोच के कि ये कितने नंबर का है, ये 8 नंबर का, ये छोड़ के मत जाना। ठीक है जी, ये नहीं सोचना। सर ये P2 क्या है? P2 क्या है जी? प्रोफिशिएंसी लेवल है। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है मुश्किल कितना आएगा सवाल। P1 का मतलब है जितनी किताब में चीज़ें दी हुई हैं उसके आसपास का सवाल होगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो बहुत ज़्यादा आउट जा रही हो। P2 का मतलब क्या है? सवाल में नॉलेज जो आपने किताब से गेन की है वो अप्लाई करनी होगी। और P3 का हिसाब किताब ये होता है कि आपने नॉलेज भी अप्लाई करनी है और कंक्लूजन भी देना है। ठीक है जी, आपने एनालिसिस भी करना है, अपने पल्ले से भी चीज़ें करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि कैफ में कोई भी चीज़ P3 नहीं है, P2 तक ही है कैफ। इस दफा अटेम्प्ट जल्दी क्यों है? बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, ताकि आप जल्दी सीए बन जाएं। खुदा का खौफ करो यार, खुदा। भाई अटेम्प्ट इसलिए जल्दी है कि ICAP अपना एग्ज़ाम सेशन जो है वो चेंज कर रहा है, वो फेब और अगस्त को लेकर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि सीए फाइनल के अब साल में 4 दफ़ा एग्ज़ाम हुआ करेंगे। तो जून, सितंबर, मार्च और दिसंबर, ये 4 अटेम्प्ट्स हुआ करेंगी फाइनल की। तो मार्च और सितंबर में अब चूंकि सीए फाइनल के पेपर्स हो रहे होंगे तो आपके पेपर वहाँ नहीं हो सकते। तो अब इन्होंने क्या किया, इसको अगस्त में और फेब में ले आया। ठीक है जी। अगली 2 अटेम्प्ट 5.5 महीने की होंगी, ये वाली भी और इसके बाद वाली भी। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने इफेक्टिवली करना क्या है, फेब के पहले वीक और अगस्त के पहले वीक से एग्ज़ाम करने। तो ये 2 अटेम्प्ट्स में थोड़ा सा 15-15 दिन का जो है वो हिस्सा डाल दिया जी। डेल बाई लाइव होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ें, ये लिख लिया। परसों तरसों हम बैठ के चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास ये ग्लोबल इशू चल रहा है, इससे इम्पैक्ट क्या आने वाला है। तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से ट्रैवलिंग कॉस्ट का। ठीक है जी। तो कल ही ICAP में डिस्कस हो रहा था कि वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी लाई जाए। ठीक है जी। और मुझे अब ये फील हो रहा है कि वाकई लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें आगे चलती जाएंगी, मेरा नहीं ख्याल है कि फिजिकल क्लासेस मतलब फिजिकल क्लासेस में आपको कोई भी साइजेबल नंबर नज़र आएगा। मैं आपको कॉस्टिंग के एनालिसिस बता देता हूँ। अभी तक जितना एडमिशन हमारे पास हुए 96% लोग जो है वो ऑनलाइन के लिए रजिस्टर हुए हैं, 4% जो है वो फिज़िकल के लिए रजिस्टर हुए हैं। ठीक है जी। आप जो आए हो फिज़िकल, इसमें तकरीबन 15-20 बच्चा और ऐड हो जाएगा,
इससे ज़्यादा फिजिकल की क्लासेस के लिए लोग आ भी नहीं रहे अभी। बता रहा हूँ मुनीबा नहीं अल्लाह माफ़ करे मुहद्दिसा, यार अपना नाम सही रखो यार, ये क्या नाम रखा हुआ है चर्सी 67 जी। लोग मुझ पे एतराज़ करते हैं यार अब जो है वो आई कैप में आप बैठ गए और फिर भी आप ये बातें कर रहे हो। भाई मैं टीचर है, यहाँ पर टीचर हूँ, ठीक है, यहाँ कोई आई कैप वाई कैप नहीं है, हाँ उस्ताद है हम आपके, ठीक है। बता रहा हूँ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आगे बढ़े। अच्छा जी, फिर मेरे बच्चों मेरे पास जो दूसरा सिलेबस का पार्ट है वो कॉस्ट लॉस का। अच्छा जैसे पीछे वाला है ना, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें से कौन सा एरिया ऐसा है जो टेस्ट कम होता है। कोई सा भी नहीं है, सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है जी, सिवाय सर्विस कॉस्टिंग का जो कि आज तक टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है जी, ये आज तक टेस्ट नहीं हुआ। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कोई 8-10 अटेम्प्ट्स में 2 दफ़ा टेस्ट हो जाता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीज़ें जो नीचे आ रही है वो फ्रीक्वेंटली टेस्ट होती हैं, ठीक है जी। इस दफ़ा जॉब ऑर्डर टेस्ट हुआ है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया। अच्छा उससे पिछले अटेम्प्ट में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन टेस्ट हुआ था, ज़बरदस्त आई कि आपने काम किया। लोगों ने कहा यार हमने लास्ट अटेम्प्ट में आ गया तो अब नहीं आएगा, अगली अटेम्प्ट में फिर आएगा। आगे हम बढ़े जी। मार्च 25 का, ये लास्ट वाला तो इतना मुश्किल नहीं था। सितंबर 25 ये जो भी गुजरा ये मुश्किल है, मुझे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा है। तो ये अभी कौन सा गुजरा, मार्च 26 का ना, मार्च 26 का आसान पेपर था। अच्छा जी, ये पेपर की पोजीशंस भी ना डाउन द लाइन ऊपर नीचे हो जाएंगी, क्योंकि ये जो पेपर था ना, ये शुरू के 4 पेपर जो ग्रुप ए के थे वो रखे इसलिए गए थे कि MCQs बेस पे टेस्टिंग हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। लेकिन अब ये कि सिलेबस इसी तरह रहेंगे, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 जो अभी हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन इनकरेज ये किया जाएगा कि आप कॉस्टिंग का पेपर ना पहले अटैम्प्ट में दे दिया करो, ताकि आप दूसरे अटैम्प्ट में BIA का पेपर ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकें। अच्छा जी, कॉस्ट लॉस ये एक एरिया छोटा है लेकिन इसके मार्क्स अच्छे हैं। 20 से 30 नंबर में इफेक्टिवली 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स, ये लिखे मैंने अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों आमतौर पे मिला के टेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है जी। टारगेट कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें कोई T1 नहीं है, इसका मतलब है इससे सवाल पूछे जा सकते हैं 20-20 नंबर के। ऊपर वाले दो, नहीं निशा पूरा मैं लाइव पढ़ाऊंगा, ये मैं शुरू से जो है वो लाइव पढ़ाता आ रहा हूँ। लास्ट अटेम्प्ट में बच्चे ना होने के बराबर थे तो हमने इसलिए उसको नहीं करने शिवा, आपने सारा लाइव ही पढ़ना है। बड़े हम आगे दोस्त, रिफ्रेशर मुबशिर, चलें जी, हो गया जी। टोटल कितने टॉपिक्स हो गए हमारे, 8 और 4 12 ऐसा। फिर हमारे पास ये तीसरा हिस्सा आता है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजंस, ये है 35 से 45 नंबर का, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास है कि 35 से 45 नंबर का एरिया था, देख लो पहले। इसमें सिर्फ 3 एरियाज हैं सर, 35 से 45 नंबर में 3 एरियाज। हाँ जी, क्या ये हर अटेम्प्ट में टेस्ट होते हैं? ऑलमोस्ट तीनों ही टेस्ट हुए हैं। पूछेगा ना, अच्छी बात है ना, वो कह रहे किताब पढ़ गया हो। हम जरा घर आगे बढ़ेंगे, चलो जी। बड़े मेरे बच्चों, ये हमारे पास टोटल हो गए 15 के करीब टोटल टॉपिक्स, ठीक है जी। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में लिखा तो P1 है, लेकिन ये बिल्कुल P1 नहीं पूछता एग्जामिनर, ठीक ठाक टेढ़ा सवाल आता है इसको जी। इतरत बाजी बिल्कुल
बढ़े हम आगे दोस्त। बढ़ जाए। अब मुझे एक बात बताओ सर, हमारे पास अपेरेंटली ये सारे टॉपिक्स हमने देखे, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वो टॉपिक जिसके टेस्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं वो पहले ब्लॉक में, दूसरे में, तीसरे में? तीसरे में। ये 35 से 45 नंबर का एरिया, ये अगर अच्छा है ना आपका, तो बाकी के एरियाज़ इसी से ऐसे होंगे कि बहुत सारी नॉलेज इसकी ऊपर भी आप जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे, तो मसला नहीं होगा आपको। ये एरिया वीक है, ऊपर जितना अच्छा भी आता है ना तो नीचे आके फंस जाओगे। ठीक है जी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस का दूसरा नाम। अच्छा जी, देखो एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि आपने अल्लाह के वास्ते अच्छा जी शामिर भाई, अच्छा जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लें। देखिए कॉस्टिंग के अंदर इसको पढ़ाने के ना दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच ये है कि यार हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट लें, ठीक है जी, और हम पहले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ें कि मटेरियल आया, मटेरियल गया, मटेरियल लग गया, मटेरियल बच गया, मटेरियल चोरी हो गया, मटेरियल सप्लायर को वापस दे दिया, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें पढ़ें, उसकी जर्नल एंट्रीज पढ़ें। दूसरा तरीका ये कि मैं आपको स्टार्ट कराऊँ एक टेक्निकल चीज़ से जिसमें आपका थोड़ा दिमाग डेवलप हो, उसको हम आराम से कवर करें। जब वो पार्ट कवर हो जाएगा ना, फिर बाकी की कॉस्टिंग आपको कंपैरेटिवली इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। होता क्या है, हम जब मैं इनिशियली जब पढ़ाता था ना, तो मैं उस अप्रोच से पढ़ाता था कि पहले मैं बिल्कुल बच्चों वाले टॉपिक्स करा देता था और उसमें बच्चे को लगने लग जाता था कि यार मैंने तो आधे ज़्यादा कॉस्टिंग पढ़ ली, और फिर असल कॉस्टिंग शुरू होती थी। तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं यार, अच्छा इस अप्रोच में मसला क्या होता है, इस अप्रोच में मसला ये होता है कि आपको शुरू से लगने लगेगा कि यार ये कोई बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक्स कंपैरेटिवली आसान होंगे, जिसमें चीज़ें कम होंगी, जिसमें सोचना कम पड़ेगा। लेकिन मैं फिर आपको एक बात बता दूं, एक बच्चा जो मज़दूर भी बहुत अच्छा है, घर पे जाके काम भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर लेता है, ठीक है जी, और चीज़ें जो है वो समझ भी लेता है, लेकिन अनसीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए उसकी जान जाती है। अनसीन का मतलब, एक मैं आपको काम सिखा दूंगा ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे नहीं है कि आपने 5 सवाल कर लिए तो जो छठा सवाल होगा 5 में जैसा ही होगा या 5 जैसा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो आपने लॉजिक और कॉन्सेप्ट ले लिए, छठा सवाल जो आपके पास आएगा उस पर आपने वो लॉजिक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है जी। और ये याद रखना, उसमें बहुत दफा चीजें ऐसी होती हैं कि गलत होती हैं, फिर आपको बार बार सोल्यूशन देखना पड़ता है। तो ये चीज याद रखो, जितनी ज्यादा आपकी अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए मामला आसान रहेगा। अगर आप इस कोर्स के एंड पे एक नए सवाल को उठा के 60-70%, 80% सॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब है कोर्स का बेनिफिट हो गया, ठीक है जी। लोग ये चाहते हैं कि यार जितने भी सवाल हैं सारे के सारे सवाल क्लास में हो जाएं और मैं वहीं से फिर पेपर देने जाऊं, और पहली दफा जब खुद को टेस्ट करूं तो वो कहां हो, वो आई कैप के पेपर में हो, वहां पहली दफा मुझे टेस्ट किया जाए और फिर एग्जाम हॉल से निकलने के बाद मैं कहूं कि सर ये आपने कराया ही नहीं। भाईजान, पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई भी बंदा, चाहे आप 1000 सवाल सॉल्व कर लो, अगर आपको अनसीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का फियर खत्म नहीं होगा, आप नहीं अटेम्प्ट कर, तो फिर आपके लिए फंसने वाला मामला, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। देखो एक बहुत आसान इलाज क्या है, मैं सीए फाइनल का आपको हिसाब किताब बताऊं। सीए फाइनल में आप 300 घंटों का कोर्स रिकॉर्ड करा दो, बच्चे को दे दो, बच्चा जो सवाल उठाए उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद हो, इसके बावजूद रिजल्ट आता है 18%। क्यों? उसको लगने लगता है कि यार ये 300 घंटे मैंने पूरे करना है ना, इसके बाद मैं आराम से पेपर में पास हो जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होगा। कल बच्चे ने मुझे एक मैसेज किया, उसने कहा सर वो मैंने सुना है कि आप कोर्स करा देते हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं। भाई मैं आपको क्लास में एक सवाल कराऊंगा, ठीक है जी, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क से सवाल दूंगा करने के लिए। उस होमवर्क का सवाल क्लास के सवाल से शायद स्लाइटली मुश्किल हो, आपको अपना दिमाग लगाना हो उसको। उससे होगा क्या, अनसीन क्वेश्चन रोज एक करते जाओगे, आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत हो जाएगी, आपको रास्ता निकालना आ जाएगा उसके अंदर। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर आपको रोज सिर्फ क्लास की चीज़ें अटेंड करके घर जानी है। ये आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सब्जेक्ट आपको फिर बहुत दुख देगा, ये मैं आपको बता दूं।
आप दो एक्सट्रीम्स देखोगे इस सब्जेक्ट के अंदर। एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने हार्डली क्लासेस ली होंगी, बस उसने किसी तरीके से मैनेज करके क्लासेस ले ली होंगी, लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग उसका तेज होगा, उसने जो चीज़ें सीखी होंगी बगैर डर के वो अप्लाई कर सकता होगा, वो पास हो जाएगा पेपर में। एक कौम ऐसी होगी जिसको लगता होगा क्लासें पूरी ले लो, सारी चीजें कर लो, खुद से कोई काम नहीं करना, जो सवाल करे कौन कराए हमें, हमारा सर करा दे। मैं आपको आज बता दूं, ऐसा बच्चा शायद पास हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पास नहीं होगा। मैं आपको अपना हाल बताऊं, मैं किसी टीचर से नहीं पढ़ा हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैंने जिस उस्ताद से पढ़ा है उसके लिए तो मैं ये भी नहीं कह सकता अल्लाह उसको बख्श दे, उसका नाम है कॉलिन ड्रूरी, ठीक है जी। मैंने उसकी किताब से पढ़ा है, और किताब से जब मैं पढ़ा ना, उससे चीज़ें पढ़ी समझी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने अनसीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू किया। मेरा तो कोई उस्ताद नहीं था ना कि ये मुझे करा देगा वो, मैं फंसता था, एक एक सवाल पे 4-4 घंटे लेके बैठा होता था उसको कि ये स्टेप कैसे हुआ है। हमारे पास ना तो चैट जीपीटी था कि सवाल और जवाब उस पर डाल दो वो आपको समझा देगा, ऐसा भी नहीं था, ना रिकॉर्डिंग थी, ना चोरी के लेक्चर थे यूट्यूब के, ठीक है जी। किताब से मैं पढ़ता था, स्ट्रगल करता था। यकीन करो स्ट्रगल का फ़ायदा ये हुआ कि जब पेपर आया ना हमारे पास, मार्च 2004 में मैंने कॉस्टिंग का पेपर दिया, और जितने भी उस्ताद पढ़ाते हैं इस वक्त कॉस्टिंग मार्केट में, पुराने लोग जो ज़माने से पढ़ा रहे हैं, किसी से भी आप पूछो कि पुराने पेपर्स में सबसे जलालत वाला पर्चा कौन सा था, वो आपको कहेंगे मार्च 2004। अच्छा, उससे पहले बहुत आसान पर्चे आते थे। मैं जिस ये पर्चा देने जा रहा था ना, तो जुम्मे का दिन था, अब मैं पेपर देने पहुंचा, मुझे ऐसी अजीब सी एक मनुष्यत फील हो रही थी, आज कुछ होने वाला है। पेपर आया, यकीन करो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा यार ये कौन अटेम्प्ट कर सकेगा, लेकिन मेरी एक आदत बनी हुई थी कि यार अनसीन क्वेश्चन किए हुए थे ना, हाथ पांव मार लेता था, जो नहीं आया समझ में उसको उस असम्पशन को स्किप करके आगे बढ़ गया। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने लास्ट BIA का पर्चा दिया है, वो फेसबुक पे लिख रहे हैं मुझे, सर वो असम्पशन लिखी थी कि 3 साल का टैक्स हॉलीडे पीरियड है, हमने उसको इग्नोर कर दिया, आता ही नहीं था, तो हमने क्या किया, सवाल उसके बगैर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, 1 नंबर कट जाएगा। अब वो एडजस्टमेंट नहीं आती, उसके चक्कर में एडजस्टमेंट छोड़नी है या पूरा सवाल छोड़ना है। सवाल छोड़ना है तो बेटा फिर आप अगली अटेम्प्ट में बेहतरीन से तैयारी करके आ जाना, ठीक है ना। अगर वो एडजस्टमेंट छोड़ देनी है, क्या होगा वो एडजस्टमेंट। मेरा बजटिंग का सवाल आया था, फिक्स कॉस्ट की एडजस्टमेंट समझ ही नहीं आई मुझे। मैंने क्या किया, जो कर सकता था वो कर दिया। तो मैं फिर आपको बता दूं, अनसीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत अगर आपके पास होगी, आप ये पेपर पास कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि यार इतना बड़ा सवाल, ओ भाई इतना बड़ा सवाल है, आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है जी। आपने अगर ये आदत डेवलप कर ली कि जी मैं एक सवाल, आपसे यकीन करो शुरू में सवाल ऐसे होंगे जो 20% सॉल्व होंगे, खाली शुरू ही नहीं हो रहा होगा आपसे सवाल, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपसे हर सवाल 50-55%, 60% क्या होना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही चाहिए। अच्छे स्टूडेंट वो होंगे जो पूरा सॉल्व कर सकेंगे, ऐसा भी होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे की। डन है जी। अच्छा जी, दूसरा सर बेसिक मैथ्स का इशू, लोगों के मैथमेटिकल रिफ्लेक्सेस बहुत बुरे हैं। भाई एक गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है 30% का, कितने का, मैं अपने घर 700 रुपये लेके जाना चाह रहा हूं अपने घर, मैं कितने पैसे कमाऊं कि मैं अपने घर 700 रुपये ले जाऊं, 30% टैक्स है, 1000, ऐसा है, 1000 कहां से आया। आपने कहा जी 30% का टैक्स देने के बाद जो पैसे बचेंगे वो घर ले जाने के होते हैं, तो अगर घर हमें 700 रुपये लेके जाने हैं तो हमें 700 रुपये से ज़्यादा कमाना पड़ेगा ताकि टैक्स देने के बाद हमारे पास कितने बच जाएं। अब ये एक बेसिक कैलकुलेशन है ना, ये लोगों से नहीं होगी, ये है प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट के अंदर, बेसिक कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर आप इस पर ओवरकम कर लेते हैं मामला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मॉक्स नहीं देने, टेस्ट नहीं देने ही नहीं है सर। हमें लगता है कि हम अपने लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम जो है वो पेपर नहीं दे सकते हैं, ऐसा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब तक अच्छी तैयारी नहीं होगी हम पर्चा नहीं देंगे। अगर आपने ये सोच के काम करना है ना, आप जिंदगी भर पर्चा नहीं दोगे, ठीक है जी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड टाइम कि अच्छा वक्त आएगा तो मैं काम करूंगा, यू हैव टू क्रिएट दैट गुड टाइम।
आपको अगर आपके लेक्चर कंप्लीट हैं नहीं है, आपने लेट ज्वाइन किया है, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, आपने बहुत लेट के ज्वाइन किया है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के वास्ते जो क्विज और एग्जाम है वो देना ज़रूर। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको अंदाज़ा होता जाता है कि यार मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, सवाल देख और मेरी शक्ल देख। ठीक है जी, ये गैप आपको पता चलेगा तो आप इसको कम करने जाओगे ना। मॉक ही नहीं दिए, सवाल ही नहीं देखे, और मैं आपको बताता हूँ सर 2400-2500 स्टूडेंट एवरेज होता है मैक के अंदर। ठीक है जी, लास्ट टाइम एक एक्सेप्शन थी, तकरीबन 400-450 बच्चा होगा, 500 होगा। इससे उसकी वजह ये थी कि मैक का पेपर ग्रुप ए वाले दे के आ चुके थे और जो नए बच्चे आ रहे थे वो मैक का पेपर नहीं दे सकते थे, और जो आगे आ चुके थे वो ऑलरेडी दे चुके थे, तो बहुत कम लोग बचे थे। इससे पिछले अटेम्प्ट्स में जाओ तो 2400-2300 बच्चों में मॉक कितने लोग देते हैं पता है? 150, बहुत अच्छा हो गया तो 200। आपको अगर ऑप्शन दिया जाए ना कि जब पर्चा देना जब तुम्हारी तैयारी हो चुकी हो, तो यकीन करो तुम्हारे 2-3 बच्चे हो चुके होंगे, पर्चा देने की हिम्मत नहीं आ रही होगी। ये अच्छा ICAP शेड्यूल के हिसाब से चलता है, इस दिन पर्चा है या तैयारी या नहीं है, इस दिन आओ पेपर दो, ऐसा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सके ना चीज़ों को, जो मॉक्स और एग्जाम्स हैं वो आप दें। ठीक है जी, भागे नहीं उससे। आप अपने मॉक के पेपर के ऊपर लिख दें नसरीन, आपका नाम जवाद हो, ऊपर क्या लिख दें? नसरीन, शमीम। ठीक है जी, कोई भी नाम लिख दें, हमें कोई टेंशन नहीं है। जिस ईमेल से आया होगा उसी ईमेल पे चेक होगे वापस चला जाएगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि जवाद जो है वो फजूल आदमी था या सलीम फजूल आदमी था। ठीक है जी, हमें क्या लग रहा होगा? नसरीन एक फजूल औरत थी। हमारा ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि हम पीछे जाएं, और आपके नंबर आप ही को बताए जाएंगे। ठीक है जी, आपका अमालनामा आप ही को दिया जाएगा। शकीला नाम रख दो, कोई टेंशन नहीं है, हैं? फिर यार मॉक आपको दिया जाता है ऑनलाइन, आप यहाँ फिजिकल बैठ के देना, फिजिकल बैठ के दे दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चूंकि हमारे पास मेजॉरिटी बच्चा चल रहा होता है ऑनलाइन। अच्छा, एक आगे चल रहा है, एक हैदराबाद में, एक पेशावर तक पहुँच गया है, एक रशिया तक चला गया है, तो मॉक के अंदर लोगों को ये परेशानी भी होती है कि बहुत सारे लोगों की वो टॉपिक्स कवर्ड, तो मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आप वो टॉपिक कवर किए बगैर भी अगर आपको देना, उसमें 5 सवाल हैं तो एक भी अगर आपको आता है ना, आप वो मॉक अटैम्प्ट करें, ताकि एक जगह तो आप उस मॉक के अंदर हाईएस्ट नंबर लेने का कोई नाम नहीं है और 0 नंबर लेने का भी कोई मसला नहीं है। आप अटेम्प्ट जरूर, यार पिछली दफ़ा में लोगों ने खाली पेपर दिए और हमने चेक करने वाले को उसके पैसे दिए। उसकी वजह ये कि उसने खोल के चेक तो किया ना कि खाली है? हमने इसके बावजूद क्या किया? आपको क्या कहा कि खाली भी देना हो तो अब ये जलालत नहीं करना कि एक बंदा आके 4-5 ईमेल से 10-15 कॉपियाँ आप लोड कर दे कि चलो यार अहमद रज़ा का नुकसान हो जाए इससे। अच्छा जी, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भाई एक किताब है हमारी, उस किताब से आपने जो है प्रैक्टिस करनी है। उस किताब पे एक लिस्ट होगी सवालों की, वो आपको जो है मैं शुरू में ही दे दूंगा। आपने वो सवालात जो है वो साथ साथ चलाने, जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा वो आपको अगले हफ्ते में मिल जाएगी। उसमें सिर्फ कुछ चेंजेस हैं वो हमने करने। ठीक है जी, पिछली अटेम्प्ट की किताब भी चल जाएगी। मैंने किताब को कम किया, बढ़ाया नहीं है। एक पास पेपर ऐड किया है और एक नया टॉपिक ऐड किया है, वो मैं आपको सॉफ्ट में दे दूंगा। किसी के पास पुरानी किताब पड़ी है, नई किताब लेके पैसे मत ज़ाया करना। ठीक है जी, ICAP की वेबसाइट पे अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम अपडेटेड बुक्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं। आज ऑडिट की किताब डली है, ठीक है जी, वो देख लीजिएगा। आज ही किताब डली ऑडिट की। कुछ दिनों पहले DSR की किताब डली थी, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने लिख दिया देयर इज़ नो चेंज इन द कोर्स। रुक तो जा भाई, नहीं भाई, मैं कोई चेंज नहीं करता किताब के अंदर। देखो, जो भी किताब में चेंज आता है ना, ये ICAP का एक उसूल है। जब कोई चेंज आता है ना, उससे पहले एक इनिशिएटर होता है। कोई आके ICAP को कहता है कि यार ये चीज़ आपने जो डाली है ये समझ से बाहर है। फिर ICAP क्या करती है, ICAP की टीम उसको बैठ के देखती है, वाकई उसको लगता है कि समझ से बाहर है, तो भी ICAP कुछ नहीं करता। ICAP फिर मार्केट से ही टीचर्स को पिक करता है। ठीक है जी, उनको कहता है जी एक कमेटी बना लें, आप हमें रिकमेंड करें कि क्या चेंजेस करनी है। तो ये याद रखना कि कोई अगर आपको ये कहता है कि भाई मैं तो ICAP में बैठा हूँ तो मैं कोई भी किताब उठा के चेंज कर सकता हूँ, वो कोई भयंकर किस्म का नशा कर रहा होगा। ठीक है जी, छोटा मोटा नशा नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी बराबर। कौन सी चल जाएगी वो किताब भी?
ठीक है जी। आपने पहली दफ़ा जब भी किताब खरीदी है वो भी चल जाएगी। CR में चेंजेस आएंगी, बता रहा हूँ, रुक जाओ, जब CR की क्लास होगी तब बताऊँगा। ठीक है जी। ये अभी मैंने एक डायलॉग लिखा है कि यार आप इसको पढ़ लें, अल्लाह पे अगर आपका यकीन है और मेहनत करेंगे आप तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपको रास्ता दे देगा। मैं एक चीज़ आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा, ठीक है जी, और उसके बाद हम अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे। ठीक है जी। और वो ये है कि भैया अल्लाह ताला कुरान में एक आयत आपके सामने अब तो रील्स के अंदर बहुत दफ़ा आती है, जिस काम का पुख्ता इरादा कर लो, क्या है उसके आगे आयत का मफ़हूम क्या है कि जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पे भरोसा रखो, ऐसा, और अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है, ऐसा ही ना। आयत का मफ़हूम में कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लें कि अल्लाह ताला ने दुनिया का एक निज़ाम रखा है कि जितनी मेहनत करोगे वैसा रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा। लेकिन एक हिडन कानून भी अल्लाह का, एक बंदा बहुत मेहनत करता है, उसको अल्लाह तरक्की दे देता है, लेकिन उस तरक्की में सुकून नहीं रखता अल्लाह। ये वो बंदा है जिसने तरक्की करते हुए अल्लाह के हज़ारों अहकामात तोड़े और इंसानों के 1500 अहकामात तोड़ दिए, इंसानों के 1500 हुकूक तोड़ दिए। आप अल्लाह के वास्ते अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो ये चीज़ लेकर आएँ कि जिस काम के लिए कहा, जिस जो टारगेट है उसके लिए पूरी मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। नहीं तो अल्लाह आपको दे के भी जो है ना ले लेगा वापस। ठीक है जी। अब बताएं जी, पूरा जो है वो हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के हुक्म से भरपूर तरीके से जो है वो इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। हम पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे और फिर एकदम हम जो है वो उस एरिया पे आ जाएंगे जो हमारा थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, हमारे पास दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? खरीद के बेचने का मतलब, यानी एक मार्केट से सस्ते दामों खरीदता है वो, और जैसे एक बंदे ने देंगे एक आटे की बोरी खरीदी, चावल की बोरी खरीदी और क्या किया, उसको उठा के छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके बेचना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल आएगा। अच्छा भाई, क्या आप ये कोर्स लाइव पढ़ाएंगे? मैं हमेशा से मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा लाइव पढ़ाता था। ठीक है जी। अच्छा, कुछ छोटे टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया, जैसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग है, ये 2-3 टॉपिक्स में रिकॉर्डेड देता हूँ, लेकिन बाकी पूरा कोर्स में लाइव पढ़ाता हूँ। सिर्फ लास्ट बैच एक एक्सेप्शन थी। मैंने आपको बताया कि मैं पहली क्लास में गया तो 2 बच्चे बैठे हुए, अब उन 2 को अगर मैं पढ़ाता ना, और 2 बेचारे थे बड़े शरीफ बच्चे, जो उनको मैं पढ़ा रहा था वो कॉपी कर रहे थे। ठीक है जी। तो आप में से कम यार सवाल जवाब आ रहे होते, तो ये पूरा बैच में लाइव पढ़ाऊँगा। ठीक है जी। मैंने उसमें भी बता दिया आपको, क्या नाम है हमारा, BIA, मैं तो MFA बार बार बोलता हूँ। वीक में कितनी क्लासेज होंगी? वीक में 5 क्लासेज होंगी, जुम्मा छोड़कर और इतवार छोड़कर रोज क्लास होगी। जुम्मा और इतवार छोड़कर रोज क्लास होगी। टाइमिंग मैं आपको भी बता दूंगा बेटा। मंडे से जो टाइम टेबल फिक्स होगा, पूरे सेशन वही टाइम टेबल रहेगा। ठीक है जी। 2 सितंबर बजे हैं फिजिकल क्लासेस, ये अभी मैंने यही तो बताया, लाइव पढ़ाने का मतलब क्या होगा। हाँ, ये एक बच्चे ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है ना जो अभी चल रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि इस आधी क्लास का भी फिजिकली आना पॉसिबल होगा। गवर्नमेंट शायद लॉकडाउन लगा दे, ये प्रपोज है इस वक्त। अगर कोई फ्यूल का मसला होता है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस पे पाबंदी लगा देगी कि फिजिकल क्लासेस नहीं लेनी है, जैसे पंजाब में लगी हुई है। ये पता है ना आपको, पंजाब के कोई कॉलेज फिजिकल क्लासेस 1 अप्रैल से पहले नहीं ले सकता। वो बेचारे रुके हुए हैं, उन्होंने जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देना शुरू कर दिया, वहाँ पाबंदी लग चुकी है। ठीक है। लाइव पढ़ाओ फिजिकल, तो खैर वहाँ लाइव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वहाँ इस तरह जूम पे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मामला ऐसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो एक कॉन्सेप्ट होता है फोर्स मेजोर का। फोर्स मेजोर क्या होता है भाई? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन ऊपर से डंडा आ गया तो इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक दफ़ा कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था, बच्चों ने बहुत जिद की, हमने क्लास रख ली, और क्लास हमने रखी छुपा के बेसमेंट में, जहाँ आज जो है वो सर तारिक का सेटअप है, यहाँ हमारी बेसमेंट में क्लास हो रही थी। ऊपर हमारा जो है वो गार्ड खड़ा हुआ है, उसके पास पुलिस आई,
और वो एक डिप्टी कमिश्नर घूम रही थी उस वक्त, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में होती हैं। उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट मिली कि इधर क्लासेस चल रही हैं। कहाँ चल रही? उन्होंने कहा वो नीचे चल रही हैं। ठीक है ना, वो क्लास तक ले आया उसको। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त वाक़यात यहाँ हुए हैं। बस उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ ताला लगा दिया। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। सिलेबस कब कंप्लीट होगा, इसका ऑफिशियल जवाब दे रहा हूँ। 1 महीना पहले ऑफिशियली जो है वो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। 15 जुलाई का हमारी डेडलाइन है। ठीक है जी। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि यार अच्छा, एक बच्चा मेरे पास ऐसा भी है जिसने हमसे पोर्टल लिया, प्रीमियम लेक्चर उस पर डलवाया और वो पढ़ चुका है, कंप्लीट कर चुका है वो। ठीक है जी। वो पहली अटैम्प्ट है उसकी, उसने जनवरी में शायद वो पास कर लिया था, PRC पास कर लिया था। उसने आगे लिया पेपर, हाँ, और उसने उठा के जो है वो चिपकाना शुरू कर दिया कि जी कुछ सब्जेक्ट्स मैं अभी पढ़ूंगा, दूंगा बाद में। वो 5 सब्जेक्ट्स लेके गया। हमें ये लगने लगा कि पता नहीं कोई सब्जेक्ट लेके जा रही है, फिर रिकॉर्ड करके चोरी करके बेचेगा। लेकिन खैर हम उसको मॉनिटर करते रहे, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा, आपको अभी थोड़े दिनों में उसका नाम वाम भी जो है ना वो रिजल्ट में किसी जगह गोल्ड मेडल और मेरिट में नज़र आ जाएगा। जिनका बच्चा है वो, इससे पहले भी एक बच्चा इस तरह था, उसने माशाल्लाह कैफ में 6 मेरिट मारे थे। ठीक है जी। हमाद, उसने भी CFAP में भी 3, एक ही अटैम्प्ट में 3 गोल्ड मेडल मार दिए। ठीक है जी। पता नहीं यार, मुझे लगता है उसकी बेगम को शादी के बाद सोने वोने लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, गोल्ड मेडल में वाकई गोल्ड होता है भाई, हैं? आधा तोला होता होगा। हाँ, क्या चीज़? अच्छा, मैं अपने पोर्टल पे 3 लेक्चर्स अपलोड करूंगा। मेरा करंट बैच, मेरा पिछला बैच और प्रीमियम लेक्चर्स, ये तीनों अपलोडेड होंगे। आपने तीनों में से जिस मोड को फॉलो करना हो वो फॉलो कर सकते हैं। डन है जी। अच्छा जी, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस क्या है जी? एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक बंदा एक मार्केट से चीज़ खरीदता है और दूसरी मार्केट में उठा के बेच देता है। सिंपल सा बिजनेस है। इसकी कॉस्ट क्या है, खर्चा क्या है इसका, चीज़ खरीदने का, और आगे क्या करता है, ये उठा के बेच देता है। तो उसका बड़ा सिंपल सा मामला है। ये 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेचेगा, 1 रुपया कमा लेगा। ठीक है जी। और जो थोड़े बहुत ऑफिस के खर्चे हैं, मार्केटिंग के खर्चे हैं, वो उसमें से माइनस कर देगा। सीधा सा हिसाब किताब है। आप पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शायद इक्का दुक्का टॉपिक में ट्रेडिंग बिजनेस को डिस्कस करें, अदरवाइज हम क्या कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को देख रहे होंगे। अच्छा, मुझे बताएं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है जी? सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक फॉर्म में एक चीज़ खरीदता है, उस पर पूरा कन्वर्जन प्रोसेस लगाता है और फिर उसको फिनिश गुड्स बना कर बेचता है, ऐसा। अब ये हमारे कॉस्टिंग में मेजॉरिटी सिलेबस का जो कंटेंट है वो डिफाइन है किसके हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। आप जगह जगह मटेरियल का वर्ड सुनोगे, लेबर का वर्ड सुनोगे। ठीक है जी। ट्रेडिंग बिजनेस हमारे पास इक्का दुक्का टॉपिक्स में ही है, बाकी जगह पे नहीं। उसका मतलब है हार्डली 10% सिलेबस किसके ऊपर डिफाइंड है, ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से। बाकी सारे का सारा डिफाइंड है किसके हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हिसाब से, ऐसा। अब मुझे बताओ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसमें, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ऐसा। अच्छा, अब गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अब आ रही है टेक्निकल चीज़ें। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम ऐसे लेक्चर्स हैं जो पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स 100 घंटे के अंदर कवर किया हमने, 100-110 घंटों के अंदर। ठीक है। और बड़े साफ़ सुथरे लेक्चर्स हैं, यकसुई में बैठ के बनाए गए हैं। वो बच्चा जो फोकस होकर पढ़ना चाह रहा है, वो चाहता है कि यार मेरे क्लास के अंदर आने जाने का टाइम और फिर क्लास में सर लिखने का भी वक्त देते हैं, इसका भी वक्त देते हैं, नहीं देखना तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना। मुझे एक बात बताएं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैं जब घुसता हूँ ना, मुझे पता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वहाँ मुझे सबसे पहले क्या नज़र आएगी, उसकी फैक्ट्री नज़र आएगी। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, किस चीज़ की, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम बेचेंगे जिसको, ऐसा। अच्छा, बराबर में एक और टीम बैठी हुई है, किस चीज़ के लिए, कि जो प्रोड्यूस होगा उसको बेचना भी है। उसके बराबर में एक और ऑफिस खुला हुआ है, एक और जगह नज़र आ रही है। यहाँ कौन बैठा हुआ है जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बैठा हुआ है कि यहाँ हिसाब किताब रखना है, पैसा पे करना है सप्लायर्स को, पैसा रिसीव करना है कस्टमर से, अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है जी। लीगल डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पर है, ऑडिट डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पर है। तो इसका मतलब है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 3 फंक्शंस होते हैं। कौन सा फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन यानी फैक्ट्री, फिर बेचने का फंक्शन, और बाकी सारे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑफिस फंक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ऐसा।
अब एक चीज़ याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होता है वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और फैक्ट्री के बाहर जो खर्चा होता है, आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, वो कहलाता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा? अब बताएं, हमारे पास ब्रॉडली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दो टाइप की कॉस्ट होती है। कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये कॉस्ट कहां इनकर हो रही है? फैक्ट्री में क्या बनाते हो? फैक्ट्री में एक कुर्सी बनाने वाली कंपनी फैक्ट्री में क्या बनाती होगी? कुर्सियां बनाती होगी, प्लास्टिक लाती होगी, पिघला के उसमें जो है वो लोहे की पीस ऐड करके और इस तरह असेंबल करके कुर्सी बनाती होगी। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है? इन कुर्सियों को बिकवाता है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है, रिटेलर्स को पहुंचाता है। ऐसा? ऑफिस डिपार्टमेंट क्या करता है? हिसाब किताब रखता है, कितनी कुर्सियां बनी, कितनी बिकी, प्रॉफिट कितना कमाया, ऑडिट करवाना है, कानूनी कार्रवाई, ये सारे मामला ये देखेगा। हमारा मेजॉरिटी टाइम किसमें निकलेगा? फैक्ट्री के अंदर निकलेगा। फैक्ट्री में कौन सी कॉस्ट लग रही है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा? और जो फैक्ट्री के बाहर लग रही है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा है? मुझे बताओ, मैं किस कंपनी को रीड कर रहा हूं, किस बिजनेस स्ट्रक्चर को रीड कर रहा हूं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रीड कर रहा हूं। सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती, ट्रेडिंग होती, तो फैक्ट्री की जगह इधर क्या आ रहा होता? परचेज डिपार्टमेंट। क्या आ रहा होता? परचेज डिपार्टमेंट। वो क्या कर रहा होता? गुड्स परचेज करता। सेल्स वाला क्या करता? उसको बेच देता। और ऑफिस वाला क्या करता? उसका हिसाब किताब रखता। ऐसा? अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुरेदने जा रहा हूं किसको? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। एक बात बताओ, फंक्शन किसको कहते हैं? एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन। यहां कितने फंक्शन नजर आ रहे हैं आपको? 3। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना। सेल्स फंक्शन क्या है? सेल्स करना। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? बाकी सारे काम करना। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कितने फंक्शंस हैं? 3 फंक्शंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, सेल्स फंक्शन, और सर आप इस नाम से भी आप किताब में देख रहे होंगे अक्सर। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है सर, आप मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन को आप कुरेदने जा रहे हैं। अब मैं घुस रहा हूँ किसमें? फैक्ट्री के अंदर। जब मैं फैक्ट्री में गया ना, गौर से सुनना, ये फैक्ट्री मिसाल के तौर पर ये प्रोड्यूस करती है, ये फैक्ट्री है बॉम्बे बेकरी की। किसकी? बॉम्बे बेकरी। देखिए हैं, कहाँ है बॉम्बे बेकरी? हैदराबाद में बड़ी मशहूर बेकरी है, और इसका केक है जो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है जी, हाँ केक। और बॉम्बे बेकरी से तुम्हें क्या मिलता है बेटा? हैं? बन मिलता है। आपस की बात है, बॉम्बे बेकरी वो बेचती नहीं है, वो तुम्हारे लिए बनता होगा। ठीक है ना, स्पेशल ऑर्डर पे तुम्हारे लिए बनता होगा। हमारे घर के पास है। वेरी गुड बेटा। आप मेरा बच्चा मेरा एड्रेस लिखे ज़रा, ठीक है। बॉम्बे बेकरी के अंदर एक बंदा था, मैं उससे वैसी बात कर रहा था, मैं केक लेने। मैंने कहा कराची में ऑफिस क्यों नहीं खोलते? कहते जिस दिन खोलेंगे उस दिन काम खत्म हो जाएगा हमारा। पता नहीं उनकी एक थिंकिंग है कि सप्लाई जितनी लिमिटेड रखेंगे हम, ठीक है जी, वो प्रोडक्ट उतना इफेक्टिव रहेगा। आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरीज। भत्ता लेने कोई ना आ जाए। हैदराबाद में ज़्यादा भत्ते हैं, कराची फिर मुनासिब है उसके मुकाबले। अच्छा जी, ये बॉम्बे बेकरी है जी। बॉम्बे बेकरी में गया, क्या बन रहा है वहां पर? केक बन रहा है। ऐसा? गौर सुनना सी। अच्छा, केक बन रहा है। मुझे सर यहाँ कोने में ना एक छोटी सी पेटी नजर आई जिसमें आटा पड़ा हुआ था। यहाँ चीनी के डब्बे पड़े हुए हैं, इधर कुछ सर डेयरी का जो है सामान पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और इधर एक इस तरह का ड्रम पड़ा हुआ है, इसमें डीजल है। तो मैंने पूछा ये केक बनाने में ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये आटा भी इस्तेमाल होता है, ये चीनी भी इस्तेमाल होती है, और ये डेयरी की चीनी भी इस्तेमाल होती है। मैंने कहा डीजल भी डलता है? उसने कहा नहीं, डीजल केक में नहीं डलता। डीजल हम डालते हैं सर अपनी जो है ना वो ओवन के अंदर, उसके सेटअप के अंदर, जनरेटर के अंदर डालते हैं। जनरेटर से जो है वो फिर हमारा क्या चलता है? ओवन चलता है, उसमें केक बनता है। मैंने कहा अच्छा, ये जो 3 मटेरियल है ये प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है और ये डीजल प्रोडक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर जाता है उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं।
और जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो होता है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर फिजिकली ट्रेसेबल नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये तीनों क्या है जी? ये डायरेक्ट मटेरियल है। और ये क्या जी? ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसा है मेरे बच्चों? अब बताओ, फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है, उसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल। वो क्या है जी? वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट के अंदर फिजिकली ट्रेसेबल है, और वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसा बड़े हम आगे दोस्त। बिल्कुल अपलोड होंगे डेल भाई। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, ये मैंने आपको कभी एग्जांपल दी थी, इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या है सर? ये उल्टे हाथ पे जितनी चीज़ें नज़र आ रही क्या है ये? ठीक है जी, आटा है, शुगर है, अंडे हैं, पता नहीं क्या क्या है, ये मुर्गी का खून भी पड़ा हुआ है और तेल भी है। ठीक है जी, ये सारे डलते हैं क्या बनाने में? ये कुकी बनाने में। ये क्या है सारे? और वो जो डीजल का डब्बा है वो ओवन जलाने के काम आता है, चलाने के काम आता है, वो क्या हमारा? इनडायरेक्ट मटेरियल। बात समझ आती है सर? अच्छा जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। डायरेक्ट मटेरियल समझ आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल समझ आ गया। इसकी डेफिनेशन पेपर में लिखने के लिए नहीं आती है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक है जी, फिजिकली ट्रेसेबल मटेरियल इज और अ मटेरियल दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट इज नॉट फिजिकली ट्रेसेबल इज इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसा? फुप्पो यूज करती हैं डीजल? नहीं यार। अच्छा, कुछ लोगों की फुप्पो ऐसी होती होंगी, लेकिन मैंने तो यार फुप्पो को बड़ा प्यार करने वाला पाया यार। हाँ, उन्हीं का, उनका बेटा लेक्चर ले रहा है पागल। आगे बढ़े नेक्स्ट। ऐसा है दोस्त। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज़ और देख रहे हैं सर। ये हमारा कौन सा मटेरियल है? ये डायरेक्ट मटेरियल है और ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा, सारी चीज़ें छोड़ दें। ये फैक्ट्री है, अच्छे तरीके से देखना है इसको। फैक्ट्री में कुछ मजदूर केक बना रहे हैं बैठ के। लगा बना रहे केक बना रहे हैं सर, बैठ के ओवन में गर्म करके निकाल रहे हैं, आटा मिक्स कर रहे हैं, चीनी अंडे वंडे सब कुछ डाल रहे हैं, फिर उसको छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर रहे हैं और पकाई जा रहे हैं पकाई जा रहे हैं। ये बंदा कौन है? जो प्रोडक्शन कर रहा है खुद, जो प्रोडक्शन कर रहा है खुद, बताते खुद प्रोडक्शन कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर। ऐसा? अच्छा, इसी फैक्ट्री में एक बंदा कोने में बैठा हुआ है। ये रहा, ये बंदा कोने में बैठा हुआ है। इसका काम क्या है? उंगली। ये लोगों क्या करता है? ओ ये काम कर, ओ भाई आराम से नहीं बैठ, क्या कर रहे हो, बातें नहीं करो, काम करो काम करो। कितना काम कर लिया? ओ भाई केक टेढ़ा बना दिया, 2 लगा भी दिया। ऐसा? ये बंदा प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये कौन सा लेबर हो गया? इनडायरेक्ट लेबर। ऐसा? इसी फैक्ट्री के अंदर एक कैंटीन भी है। कैंटीन में एक बंदा चाय पे चाय बनाई जा रहा है। ठीक है जी, पकौड़े बनाई जा रहा है। किन के लिए? बाकी लोगों के लिए, बाकी वर्कर्स के लिए। ठीक है जी, ताकि बाकी वर्कर्स ताजा दम होकर काम करें। ये भी बंदा कौन है सर? एक मजदूर है। क्या ये डायरेक्ट मटेरियल, क्या डायरेक्ट लेबर है? नहीं सर, ये वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा जो कंपनी की प्रोडक्ट है जो आगे जाके बिकेगी। ये क्या कर रहा है? कैंटीन में पराठे बना रहा है। ये भी कौन है सर? एक ऐसा मजदूर जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट तो कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा। एक और बंदा सर यहां बैठा हुआ है। जब भी इन मजदूरों को, डायरेक्ट लेबर वालों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मशीन खराब हो जाती है, ये फौरन से भाग के जाके मशीनें सही कर देता है, चूल्हे टाइट कर देता है, गैस वगैरह की सप्लाई सही कर देता है। ऐसा?
ये बंदा कौन है सर? ये भी इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि बजाते खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को। सर ये बंदा बाहर बंदूक लेके खड़ा है और किसी की भी अनऑथराइज एक्सेस को अलाउ नहीं करता। ये फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है, किसी को अंदर आने नहीं देता सिवाय उन लोगों के जो फैक्ट्री में आना अलाउड है। ये भी क्या कर रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट लेबर। अब बताओ डायरेक्ट लेबर क्या होता है? जो बना रहा हो प्रोडक्ट खुद। और इनडायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट तो कर रहा है लेकिन बजाते खुद अपने कुंवारे हाथों से प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ऐसा है। अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल क्या है? फिजिकली ट्रेसेबल इनटू द प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल नहीं है। डायरेक्ट लेबर वो मजदूर जो बजाते खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको जो हम तनख्वाह देते हैं वो डायरेक्ट लेबर है। और वो सारे मजदूर जो प्रोडक्शन को फैसिलिटेट तो कर रहे हैं, जैसे सुपरवाइजर है, गार्ड है, मशीन सपोर्ट दे रहा है, फैक्ट्री की कैंटीन वाला बंदा है, ठीक है जी, फैक्ट्री में जो सफाई करने वाला भंगी होगा वो भी इनडायरेक्ट लेबर है। सर वो बजाते खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा लेकिन क्या कर रहा है? प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है। ऐसा तो मुझे बताओ जो लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करे, प्रोडक्शन ना करे, उसको जो हम तनख्वाह दे रहे हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। और वो मजदूर जो प्रोडक्शन कर रहा है, बजाते खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अगर हम तनख्वाह देते हैं वो क्या है? वो डायरेक्ट लेबर है। ये बात समझ आती है? मैं रुक रहा हूँ, उसको छापना है तो छाप लो। ये तस्वीरें बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एटलीस्ट लिख लो इसको कि डायरेक्ट लेबर है क्या, इनडायरेक्ट लेबर है क्या। ठीक है। अच्छा देखो, एक प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है जिसमें मजदूर इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक है जी। एक तरफ से रॉ मटेरियल डलता है और दूसरी तरफ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन के निकल जाता है। सिवाय वो रॉ मटेरियल डालने वाला बंदा ना, उसके अलावा कोई डायरेक्ट लेबर होगा ही नहीं। ठीक है जी। आजकल की दुनिया में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कम होती जा रही है और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो आप इसलिए देखोगे कि लेबर की कॉस्ट का कंपोनेंट प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। थ्योरी के क्वेश्चन इससे आएंगे नहीं, इससे थ्योरी के क्वेश्चन नहीं आते, समझाने की खातिर ये बता रहा हूं जी। उसमें ओवन इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है। ओवन तो एक मशीन है ना यार, कंज्यूम थोड़ी हो जाएगा ओवन। अल्लाह का शुक्र है यार, रमज़ान के बाद क्लासेस शुरू की हैं। रमज़ान में ये इस तरह क्लास लेना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है ना? किसका केक? यार उसका चॉकलेट केक अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि तुम ले आओ, लेके नहीं आ जाना भाई। नहीं नहीं हैं? जब मैं तुमसे नहीं मांग रहा तो मैं तुम्हें खुद भी नहीं खिलाऊंगा ना। थ्योरी तो यही है। जिन्होंने एमएस ऑफिस पुरानी स्कीम के मुताबिक एनरोल किया था, सर्टिफिकेट मिल गया हो गया तो उसको एग्ज़ाम नहीं देना, अदरवाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा। भाई ये जो एमएस ऑफिस का डिसीजन है ये 2025 नवंबर में आया था। उस वक्त मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। ठीक है जी। हर बंदा मुझे कह रहा है इसको तब्दील करो, उसको तब्दील करो। भाई वक्त लगता है चीज़ों के अंदर, ठीक है ना? चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि चीज़ें मेरे हिसाब से ये एमएस ऑफिस का जो कोर्स है, ये जो चीज़ है, एक तो इसको पहले समझ लो कि इसका पैसा ICAP की जेब में नहीं जा रहा। ये पैसा जो आप दे रहे हो माइक्रोसॉफ्ट के पास जा रहा है। सर्टिफिकेट आपको माइक्रोसॉफ्ट देगा, ICAP नहीं देगा। उसने उसी का एग्ज़ाम है, उसी को आपने जाके पेपर देना है और वही आपको सर्टिफिकेट देगा। ठीक है जी। मेरा इस पर थोड़ा सा जो है वो मानना डिफरेंट है। मैं इस पर कुछ चीज़ें समझता हूँ कि करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एमएस ऑफिस के अंदर सिर्फ एक्सेल एक ऐसा कोर्स है जो बच्चों को सिखाना चाहिए। पावर पॉइंट और वर्ड मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी चीज़ें जो बच्चों को जो पढ़ानी चाहिए और उसके लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, ICAP का ख्याल नहीं है। ठीक है हैं? बात करते हैं इस पर, आगे बढ़ें हम। मैं अभी आपको एक बात बताऊं, मैं अभी अपनी बेटी की पेपर फ़ी पे की ACCA की। मैं डेडलाइन मिस कर गया एक दिन। 56,000 रुपये का पेपर है, अगर आप डेडलाइन से पहले देते। मैंने एक पर्चे की 1.5 लाख रुपए फ़ी पे की है। ठीक है ना? करनी पड़ी।
बच्चियाँ मेरे पास रोते हुए आ गई कि पापा वो डेडलाइन निकल गई। मैंने कहा बेटा आप देना तो है, क्या कर सकते हैं, दे दिया। फिर मैंने उनके आगे थोड़ा नाटक भी किया। मैंने कहा बहुत पैसे लग गए, फेल नहीं होना, ठीक है। तो उन्होंने और मेहनत करके पेपर दिए, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हैं अगले टाइम में नहीं, ऐसा है जी, नहीं होते पैसे तो मैं मना कर देता। थोड़े पड़े हुए थे मेरे पास, बचे हुए थे तो मैं दे दिए। आगे बढ़े हम दोस्त, अभी इस पर बात करते हैं हम। दौड़ने में बहुत बड़ा प्रीमियम वाले ले ले भाई, बुक अवेलेबल है, एक हफ्ता और रुक जाओ बस। आगे बढ़े हम। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, फैक्ट्री में क्या क्या लगता है? 4 किस्म की कॉस्ट हमने पढ़ ली, कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और क्या इसके अलावा फैक्ट्री में और कोई खर्चा नहीं होता? बिजली का खर्चा नहीं आता? आता है नहीं आता? डेप्रिसिएशन नहीं होता? इंश्योरेंस नहीं करवाते हम, हैं? किराया नहीं देते हम फैक्ट्री का, ऐसा है या नहीं? तो इसका मतलब है इनके अलावा भी खर्चे होते हैं ना फैक्ट्री में, उन सारे खर्चों को हम कहते हैं अदर ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? अब मेरा एक सवाल है, हमने क्या किया जी, हमने पढ़ा जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसमें हमने पढ़ा जी कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है 2 किस्म की, कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम नाम दे रहे हैं क्या चीज़? ओवरहेड्स। डायरेक्ट में 2 कॉस्ट है, कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, कौन सा मटेरियल? अ मटेरियल दैट इज ट्रेसेबल इनटू द प्रोडक्ट, ऐसा। डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट पेड टू अ लेबर जो कि क्या कर रही है, बजाते खुद प्रोडक्शन कर रही है, ऐसा। अच्छा ओवरहेड्स में क्या होगा जी? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है जी? वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल नहीं है। ओवरहेड्स के अंदर एक और चीज, वो क्या है जी? इनडायरेक्ट लेबर। ये क्या है जी? वो मजदूर जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट तो कर रहे हैं लेकिन गुड्स प्रोड्यूस, इसके अलावा जो खर्चा होगा उसको हम क्या कहेंगे? अदर ओवरहेड्स। और कोई एग्जांपल आप देंगे इसमें? अदर ओवरहेड्स में क्या क्या आता है? डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री का रेंट है, इंश्योरेंस की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ये सारे खर्चे कहाँ आएंगे? अब बताओ, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ब्रेकअप है, ऐसा। और अगर आपने इसको तमीज से लिखना है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपने अभी नहीं लिखना तो घर जाके देख लेना, ठीक है। आप इसी से लिख लें, ये भी लिख लें तो बहुत है, ठीक है। ये नीचे हमने वो दिया हुआ है, गंदा गंदा ऐसे बाद में समझ आ जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इनडायरेक्ट कॉस्ट असल में क्या है? ओवरहेड्स है, ठीक है जी। अच्छा ओवरहेड्स को ओवरहेड्स क्यों कहते हैं अभी थोड़ा सा आगे जाके बता, ठीक है। इसको ओवरहेड्स क्यों कहते हैं? हाँ जी सर, गौर सुनिएगा दोस्त। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल है। अच्छा डायरेक्ट लेबर वो मजदूर है जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है? फिर वो क्या है? जो बजाते खुद प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, ऐसा। एक साबुन बनाने की फैक्ट्री में ऑडिट करने में गया तो उससे मुझे बड़ी स्ट्रेंज बात बताई। उसने कहा ये जो बॉयलर है ना जिसमें कास्टिक उबल रहा होता है, कास्टिक सोडा होता है जो सोप में डलता है, उसने कहा इसमें हर साल ना हमारा एक मरीज़ जो मज़दूर है ना उसका पैर वैर स्लिप होता है, वो गिर जाता है इस बॉयलर में और ख़त्म हो जाता है वो अंदर, उसको हम निकाल नहीं पाते, ठीक है जी। वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसके अंदर कि वो क्या हो जाता है? तैलील हो जाता है, ख़त्म। तो मैंने कहा तो साबुन में किसी का दांत निकल रहा हो तो ये नहीं सोचना कि ये डायरेक्ट लेबर है, ट्रेसेबल इनटू द प्रोडक्ट, ये ऐसा नहीं है, ठीक है जी। मैंने आपको लेबर की डेफिनेशन में क्या बताया? वो मजदूर जो बजाते खुद प्रोडक्शन कर रहा हो वो कौन है?
डायरेक्ट लेबर है। पाकिस्तान में यकीन करो इसका कोई कायदा कानून नहीं है। पाकिस्तान से बाहर इस तरह हो ना, यकीन करो उठा के बंद कर दे फैक्ट्री को। वो डायरेक्ट लेबर है, फिर ट्रेसेबल इनटू द प्रोडक्ट है। हाँ, मटेरियल या लेबर है वो एक अलग सवाल है। फिर मरते ही वो मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। जब तक जिंदा थे तो नहीं भाई, इस तरह कोई चीज़ नहीं, अल्लाह के वास्ते घर कहीं जाके कोट नहीं कर देना, ठीक है ना। हैं भाई, मैं एक दफ़ा एक ऑडिट पे गया, आपको बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा जब आप ऑडिट्स पे जाओगे। स्टॉक काउंट पे मैं गया, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, तो सारा स्टॉक काउंट कर लेने का, अभी फ्रिज में भी कुछ आइटम्स हैं, तो मैंने कहा फ्रिज होगा, अंदर चले जाएंगे गिन लेंगे। तो उनका फ्रिज एक पूरा 5-6 कमरों के बराबर की जगह है, पूरा स्टोरेज हॉल है अंदर। अब मैं अंदर गया, मुझे सर्दी लगे सख्त किस्म की, मैं फिर बाहर आ जाऊँ, फिर अंदर जाऊँ 5 मिनट, फिर बाहर आ जाऊँ, सिगरेट भी आगे पी रहा हूँ, जिस्म गर्म रहा है, ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक ही चीज़ 3 दफ़ा दिखा रहे हैं, एक चीज़ दिखाई, कह रहे हैं ये बकरे के गुर्दे हैं, घूम के आया, वही चीज़ दोबारा दिखा दी, ये उल्टी साइड का गुर्दा है, ठीक है ना। और तीसरी दफ़ा दोबारा दिखा दिया, वो पता नहीं क्या नाम लिया। तो मैं परेशान यार, अंदर आना जाना आना जाना आना जाना लगा हुआ है। बाद में एक बंदा आया, उसने कहा यार इनको कोट तो पहनाओ, इतने सख्त सर्दी वाली स्टोरेज में जाने के लिए कोट पहनना पड़ता है। तो जो अंदर मुझे ले जा रहा था ना, वो जलील आदमी ने मुझे को 20 चक्कर दिलाए, लेकिन कोट नहीं पहनाया हरामखोर ने, ठीक है जी। मैं स्टॉक काउंट करता रहा और डायरेक्ट मटेरियल था। तो आपका बात होगा, अच्छा मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत कम ऑडिट किए मैंने, लेकिन आप कभी जाओगे ना, आपको बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। स्टॉक काउंट भी एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है जी। आप जाओगे, आपके सामने करोड़ों रुपए का स्टॉक पड़ा होगा, वो आपसे कहेगा चलो जी गिनती शुरू करो। आप उसको क्या कहेंगे, हम गिनती करने नहीं आए, क्या करना है, आपकी गिनती ऑब्जर्व करना है कि आप गिनती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हटर का काम नहीं है ना गिनती करना। तो बड़े हम आगे जी, अब मुझे बताओ ये लिख लोगे घर पे जाके या अभी लिख लोगे? हाँ जी, रॉ मटेरियल दैट इज ट्रेसेबल इनटू द प्रोडक्ट इज डायरेक्ट मटेरियल। लेबर सर, कॉस्ट पेड टू द लेबर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट देमसेल्व्स। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, a material that is used in the production but is not physically traceable into the product. Indirect labor paid to the labor which are facilitating the production process but are not producing the goods themselves. Other overheads क्या है जी? डेप्रिसिएशन है, रेंट है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, ऐसा ये वो सारे खर्चे जो इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। ऐसे ही मेरे बच्चों एक स्टेप आगे बढ़े। अच्छा जी, ये मेरे पास कॉस्ट की क्लासिफिकेशन थी, किसकी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। किसकी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ इनकर होती है? फैक्ट्री के अंदर। बाकी दो जगह पे क्या इनकर होती है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये तीनों क्या है? फंक्शंस। ये तीनों क्या है? एक कंपनी के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। कौन से? मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन और सेल्स फंक्शन। और सर मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन को अगर एक तरफ कर दें, बाकी 2 फंक्शंस को मिला के क्या कहते हैं हम? नॉन मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस। ऐसा तो मुझे बताओ, हमने जो सारी कॉस्ट पढ़ी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, डायरेक्ट, ये सारे ओवरहेड्स और ये जो खर्चे अभी हमने पढ़े, कौन से खर्चे थे? मैन्युफैक्चरिंग। क्या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है कुछ? है क्या होती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? जो सेल्स डिपार्टमेंट में खर्चा हो वो सेलिंग एक्सपेंसेस, जो ऑफिस में खर्चा हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा। हम इन दो को मजीद क्लासिफाई नहीं करते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेल्स कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट। ऐसा। अब बताओ हमारे पास खर्चे कितने किस्म के? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ओवरहेड्स में क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर ओवरहेड्स। जैसा अब अगर मैं इस पूरी डिस्कशन की समरी आपके सामने रख दूं, तो आपको अपने जहन में बस ये रखना है, हाँ जी, एक कंपनी के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन है और दूसरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन में जो खर्चा आता है कौन सा कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट या फिर ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। और ओवरहेड्स के अंदर क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके अलावा जो खर्चे हैं वो क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस और
एडमिन एक्सपेंसेस, ऐसा। इस कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को कहते हैं क्लासिफिकेशन एज पर फंक्शन। क्या कहते हैं? अच्छा, इस पे सवाल पुराने ज़मानों में आता था कि डिस्क्राइब कॉस्ट क्लासिफिकेशन एज पर फंक्शन, एज पर फंक्शन, ऐसा। तो फंक्शन क्या है जी? मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन और नॉन मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन के अंदर फिर डायरेक्ट और ओवरहेड्स, डायरेक्ट के अंदर फिर 2 कॉस्ट, ओवरहेड्स के अंदर फिर 3 खर्चे। इसको भी हम देखेंगे डाउन द लाइन यार। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ गए। अच्छा जी, हमारे पास कितने 15 मिनट बाकी हैं। बस चलो फिर हम यहीं तक रखते हैं। आपकी अगली क्लास जो है वो होगी कब? सैटरडे वाले दिन। अच्छा, मैं फिर क्लियर कर दूं, 2-3 छोटे चैप्टर्स हैं, वो छोड़ के बाकी मैं सारी चीज़ें लाइव कराऊंगा। तो मुझे चूंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाइव कराना है, तो मैं इसकी क्लास का ड्यूरेशन 1 हफ्ते बाद ही 1.25-2 घंटे का कर दूंगा, ठीक है? तो आप लोग इस पे जो है वो साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, डन है जी। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा यार रुक जाओ ज़रा, एक छोटी सी तस्वीर लेंगे।